अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैरोटिड ग्लैंड के अक्सर जो ट्यूमर्स होते हैं वो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड के ट्यूमर्स में तो सबसे ज़्यादा रेशियो उसमें पैरोटिड ग्लैंड के ट्यूमर्स की ही होती है। इसका हल ये होता है कि हम पैरोटिड ग्लैंड को रिमूव कर दें, पैरोटिडेक्टमी कर दें एज अ ट्रीटमेंट। मसला यहाँ पर यह है कि फेशियल नर्व 7 की ब्रांचेस जो होती हैं वो इसके अंदर से निकल रही होती हैं, तो उसको हमें प्रिजर्व करना होता है। अब यहाँ पर इसका तरीका क्या है, तो वो ये होता है कि हम सुपरफिशियल पोर्शन जो होता है ग्लैंड का उसको रिमूव करते हैं। उसके बाद पैरोटिड प्लेक्सस आता है, उसको लोकेट कर लेना है, उसको रिट्रैक्ट कर देना है। उसको रिट्रैक्ट करने के बाद हमें एक्सेस मिल जाएगी डीप पोर्शन ऑफ द ग्लैंड की, ठीक है। उसको डाइसेक्ट कर लेंगे। पॉइंट यहाँ पर एक और ये है कि पोस्टरोलेटरल कंटूर जो होता है फेस का, उसको बनाने में पैरोटिड ग्लैंड एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। और जब पैरोटिड ग्लैंड का रिमूवल कर देते हैं तो पोस्टरोलेटरल कंटूर जो है फेस का वो लॉस हो जाया करता है। पैरोटिड ग्लैंड के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो डिफरेंट तरह से हो सकते हैं। जैसे अभी ये बता रहे हैं कि ब्लड स्ट्रीम से कोई इन्फेक्शनस एजेंट पास कर रहा है तो वो मम्स कॉज कर सकते हैं, जो कि एक एक्यूट कम्युनिकेबल वायरल डिजीज़ है। अब इसकी वजह से पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी ग्लैंड की। और सिवियर पेन इस केस में इस वजह से हो रही होती है क्योंकि जो पैरोटिड ग्लैंड होता है उसके गिर्द एक पैरोटिड शीथ होती है जो कि उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से अटैच होती है और वो रेजिस्ट कर रही होती है स्वेलिंग को। जैसे ये ऊपर शीथ अटैच है तो जो पैरोटिड ग्लैंड अंदर से स्वेल कर रहा है तो शीथ उसे स्वेल नहीं होने दे रही, जिसकी वजह से पेन होती है, ठीक है। और पेन मज़ीद वर्सन होती है ऑन च्यूइंग, क्योंकि जो च्यूइंग के अंदर जो है रेमस ऑफ मैंडिबल या टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट जो है वो मूव कर रहा है ना, तो ये अच्छी तरह रैप हुआ होता है अराउंड द रेमस ऑफ मैंडिबल। जब फिर हम च्यूइंग करते हैं तो ये मेस्टॉइड प्रोसेस के अगेंस्ट कंप्रेस होता है, ठीक है। यानी जब मुंह खोला जाता है तो मेस्टॉइड प्रोसेस के अगेंस्ट पैरोटिड ग्लैंड, स्वेल्ड पैरोटिड ग्लैंड कंप्रेस होगा, जिसकी वजह से इसकी पेन जो होगी वो वर्सन होगी ऑन च्यूइंग। अब मम्स वायरस जो होता है इसकी में पैरोटिड डक्ट की भी इन्फ्लेमेशन होती है और जिसकी वजह से जो पैरोटिड पैपिला हैं उनकी रेडनेस हो जाएगी। पैरोटिड पैपिला क्या होते हैं कि जहाँ पर डक्ट ओपन हो रही होती है इनटू द वेस्टिब्यूल, यानी वो जो मोलर टूथ के क्राउन के ऊपर वो ओपन हो रही है, वहाँ पर जो पैरोटिड पैपिला प्रेजेंट है उनकी रेडनेस होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये होता है कि ये जो है मम्स, इसको कंफ्यूज कर दिया जाता है विद द इन्फेक्शन ऑफ टूथ या टूथेक। इन दोनों में डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट यही है कि पैपिला की जो रेडनेस होती है वो एक अर्ली साइन हमें बता देती है कि भाई पैरोटिड ग्लैंड इन्वॉल्व है, टूथ इन्वॉल्व नहीं है। पैरोटिड ग्लैंड डिजीज़ जो होती है उसमें फर्दर कुछ और जगह पर भी पेन होती है, जैसे ऑरिकल के अंदर पेन होती है, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस एक्सटर्नल लेयर के वहाँ पर पेन होती है, टेम्पोरल रीजन में पेन होती है, टीएमजे में पेन होती है। सबकी वजह ये है कि जो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व और जो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व्स हैं जो पैरोटिड ग्लैंड और जो पैरोटिड शीथ वगैरह को सप्लाई कर रही हैं वो ही सप्लाई कर रही होती हैं स्किन ओवर द टेम्पोरल फोसा एंड ऑरिकल को, जिस वजह से पेन जो है वो इन रीजन्स में भी हो रही होती है। एब्सेस इन द पैरोटिड ग्लैंड। अच्छा, अब एब्सेस अगर पैरोटिड ग्लैंड के अंदर हो रही है ना तो उसके रूट कॉजेज़ की बात करें तो वो दो रूट कॉजेज़ से हो सकती है, ठीक है। एक ये है कि डायरेक्ट जो पैरोटिड ग्लैंड है उसी के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ग्लैंड के अंदर ही प्रॉब्लम आ रही है, उसकी इन्फेक्शन की वजह से पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन दूसरा ये होता है कि टूथ इन्फेक्शन की वजह से पैरोटिड ग्लैंड के अंदर भी स्प्रेड कर रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमें इसको भी इसी तरह डील करना पड़ता है, ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर लोकलाइज हो जाए और पास फॉर्मेशन हो जाए। दूसरा ये होगा कि डेंटल हाइजीन बहुत किसी ने ख़राब मेंटेन की हुई है और उसका इन्फेक्शन जो है पैरोटिड ग्लैंड के अंदर स्प्रेड कर गया। अब फिजिशियन या डेंटिस्ट का काम ये है कि वो ये देखेंगे जो स्वेलिंग हो रही है चीक के अंदर, या क्या ये इन्फेक्शन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड की वजह से हो रही है या फिर कोई एब्सेस है जो कि डेंटल रीजन का है, डेंटल हाइजीन ख़राब होने की वजह से उसको वो प्रोड्यूस हुआ है, उसकी वजह से एब्सेस फॉर्मेशन या इन्फेक्शन हो रही है पैरोटिड ग्लैंड की। साइलोग्राफी और पैरोटिड डक्ट के अंदर ये आ जाता है कि रेडियो ओपेक फ्लूइड जो होता है उसको हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट सिस्टम के अंदर। किस तरह करते हैं कि हम कोई कैनेला इंसर्ट करते हैं पैरोटिड ग्लैंड जहाँ पर वो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द शीथ के अंदर ओपन हो रहा होता है, वहाँ उसकी उस ओरिफिस के अंदर से हम इसे इंजेक्ट कर रहे होते हैं। अब इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं कि हमने इंजेक्ट कर दिया रेडियो ओपेक मटीरियल, उसके बाद हमने उसकी रेडियोग्राफी कर लेनी है, ठीक है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि जो डक्ट सिस्टम है क्या वो इंटैक्ट है या कोई उसका पार्ट डिस्प्लेस हुआ हुआ है या फिर उसका कोई पार्ट जो है डक्ट का वो डायलेट हुआ हुआ है डिजीज़ की वजह से। तो इस जो डक्ट है इसकी इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए हम ये प्रोसीजर परफॉर्म। अगर कोई कैल्सिफाइड डेपोजिट जैसे साइलोलिथ या कोई कैलकुलस वगैरह प्रेजेंट है जिसने पैरोटिड डक्ट को ब्लॉक किया हुआ है तो उसकी वजह से पैरोटिड ग्लैंड के अंदर पेन होती है और वो खाने पर या जिससे कोई लेमन स्लाइस वगैरह सक किया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्लाइवा प्रोड्यूस हो गया और वो स्लाइवा बाहर तो आ नहीं सकता,
क्योंकि डक्ट ब्लॉक है तो पेनफुल कंडीशन डेवलप हो जाएगी। पैरोटिड ग्लैंड एसेसरी भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एसेसरी पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो मेसेटर मसल पर लाई कर रहा होता है और वो पैरोटिड डक्ट और ज़ाइगोमेटिक आर्ट के दरमियान होता है, और इससे एसेसरी पैरोटिड ग्लैंड से काफ़ी ज़्यादा डक्ट जो होती हैं वो मेन पैरोटिड डक्ट के अंदर ओपन हो रही होती हैं। फिर मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक, मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक से CNV3 की 4-5 ब्रांचेस जो हैं वो एनेस्थेटाइज हो जाती हैं, जो कि ब्रांचेस का अगर हम देखें तो दीज आर AILB, ठीक है। ऑरिकुलर, टेम्पोरल, इंफीरियर, एल्विलर, लिंगुअल और बकल ब्रांचेस कहाँ पर देते हैं? मैंडिबुलर नर्व के करीब दे रहे होते हैं, और इंफ्राटेम्पोरल फोसा में जहाँ से वो एंटर कर रही है वहाँ पर दे रहे होते हैं, उस रीजन में। एक्स्ट्रा ओरल अप्रोच भी होती है। क्या करते हैं हम? मैंडिबुलर नोच जो कि रेमस ऑफ द मैंडिबल में प्रेजेंट होता है वहाँ पर से नीडल पास करके इंफ्राटेम्पोरल फोसा के अंदर लेके जाते हैं और इस तरह एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इंफीरियर एल्विलर नर्व ब्लॉक की तरफ। इंफीरियर एल्विलर अगर नर्व को, अगर मैं हमने सिर्फ उस नर्व को ब्लॉक देना है तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। इसको हम एनेस्थेटाइज कर रहे होते हैं नियर द मैंडिबुलर फोरामेन, जहाँ से वो पास कर रही है। मैंडिबुलर फोरामेन से पास करके वो फर्दर मैंडिबुलर कैनाल के अंदर ओपन हो रही होती है ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल। अब ये इस कैनाल से कुछ चीज़ें और भी गुजर रही हैं। इंफीरियर एल्विलर नर्व के अलावा इंफीरियर एल्विलर आर्टरी और वेन भी गुजर रही होती है। अगर ये नर्व ब्लॉक सक्सेसफुल हो जाए तो मैंडिबुलर टीथ सारे टिल द मीडियन प्लेन, इस तरह होता है ना माउथ, तो एक आपने इधर दिया है, इधर मीडियल साइड से वो गुजरी है, तो मैंडिबुलर नर्व सारे टिल द मीडियन लाइन वो एनेस्थेटाइज हो जाएंगे। लोअर लिप उसकी स्किन ऑफ द एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लोअर लिप, लेबियल एल्विलर मेकोजा, जिंजाइवा और जो चेन की स्किन है वो भी हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ों को कौन सप्लाई कर रहा होता है? मेंटल नर्व, जो कि इंफीरियर एल्विलर नर्व ही की ब्रांच है, ठीक है। अब अगर तो नर्व ब्लॉक सही तरह से नहीं दिया जा रहा है तो उसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं, जिसमें ये आ जाता है कि मीडियल टेरिकॉइड या तो वो एनेस्थेटाइज हो गया है या फिर पैरोटिड ग्लैंड जो है उसमें एनेस्थीसिया लग गया है। इसकी वजह से इनएबिलिटी टू ओपन माउथ डेवलप हो जाएगी, जिसे हम टेरिकॉइड ट्रिस्मस कह रहे होते हैं। डिसलोकेशन ऑफ TMJ, कभी कभार यूँ होता है कि जॉनिंग या फिर बाइट लेते हुए काफ़ी ज़्यादा मुंह खोला है तो उसकी वजह से लेटरल टेरिकॉइड की एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से हेड ऑफ मैंडिबल जो होता है वो एंटीरियरली डिसलोकेट हो जाता है, यानी जो आर्टिकुलर ट्यूबरकल्स प्रेजेंट थे उससे एंटीरियरली आ जाता है हेड ऑफ मैंडिबल। अब इस केस में क्या होता है कि जो मैंडिबल होती है वो डिप्रेस रहती है और जो पर्सन होता है अब वो अपना मुँह बंद नहीं कर सकता है। फर्दर वो एक और कॉज बता रहे हैं कि अगर तो डायरेक्ट ब्लो पड़ रही है माउथ की जिस साइड पर पड़ेगी ना, माउथ ओपन है और ब्लो पड़ रही है तो वो जिस साइड पर पड़ेगी TMJ उसी साइड का जो है वो डिसलोकेट हो जाएगा, और डिसलोकेशन के साथ ही साथ मैंडिबल का फ्रैक्चर भी होगा। पोस्टीरियर डिसलोकेशंस की बात करें तो वो अनकॉमन होती हैं, क्योंकि लेटरल स्ट्रॉन्ग इंट्रिंसिक लिगामेंट्स और पोस्ट क्लिनॉइड ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। अक्सर जब गिरने की वजह से या फिर डायरेक्ट ब्लो पड़ने की वजह से डिसलोकेशन हो रही है तो नेक ऑफ मैंडिबल जो है फ्रैक्चर पहले ही हो जाती है डिसलोकेशन से। फिर वो नर्व्स की कुछ बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो फेशियल और ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व होती है इनका क्लोज रिलेशन होता है विद द TMJ, और सर्जरी वगैरह करते हुए इसकी जो ब्रांचेस होती हैं फेशियल नर्व की और जो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व की ब्रांचेस हैं इनको प्रिजर्व करना होता है। अगर तो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व की आर्टिकुलर ब्रांच जो है वो इंजर हो जाए, मतलब कोई भी ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन हुई है TMJ की, उसके अंदर इंजर हो सकती है। आर्टिकुलर कैप्सूल को डैमेज हुआ है, रप्चर हुआ है, उसकी वजह से इंजर हो सकती है, या फिर रिलेटेड लिगामेंट डैमेज हो गया उसकी वजह से इंजर हो गई, यानी किसी भी कॉज की वजह से TMJ को सप्लाई करने वाली नर्व अगर इंजर हो गई है तो इसकी वजह से TMJ इंस्टेबल हो जाएगा और उसकी लेग्जिटी कॉज हो जाएगी। डीजेनरेटिव आर्थराइटिस की वजह से TMJ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इसका फंक्शन एबनॉर्मल हो जाएगा। इसके अंदर फर्दर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, जैसे कि डेंटल ओक्लूजन हो सकती है या फिर जॉइंट क्लिकिंग यानी क्रेपिटस हो जाता है, यानी जॉइंट से आवाज़ आ रही होती है। अब इसकी वजह भी ये कह रहे हैं क्योंकि जो एंटीरियर डिस्क मूवमेंट हो रही होती है ड्यूरिंग द मैंडिबुलर डिप्रेशन एंड एलिवेशन वो डिले हुई होती है, इसलिए जॉइंट क्लिकिंग प्रोड्यूस हो रही होती है।